हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर की फार्माकोथेरापेटिक सब्जेक्ट की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज़ पार्किंसन के बारे में स्टडी करेंगे। पार्किंसन डिसीज़ ज़्यादातर ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि ब्रैडीकाइनेसिया की कंडीशन कॉज होती है। ब्रैडीकाइनेसिया मीन्स होता है बॉडी पार्ट्स का वॉलेंटरी मूवमेंट स्लो हो जाना। इट इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव और न्यूरो डिजेनरेशन डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि ये एक पुरानी और प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है। जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिनके कारण क्या होता है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, और जिसके कारण बॉडी पार्ट्स का वॉलेंटरी मूवमेंट स्लो हो जाता है। अब देखते हैं कि इट इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव और न्यूरो डिजेनरेशन डिसऑर्डर इन विच स्लो डाउन वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मसल टोन एंड ट्रिमर एट रेस्ट। मतलब कि क्या होता है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन डिक्रीज हो जाता है और एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो जाता है। ये दोनों न्यूरो ट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जिनकी वजह से न्यूरो डिजेनरेशन होता है। मतलब ब्रेन की जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे ये डिसीज़ बढ़ती जाती है हमारी ब्रेन की सेल्स भी डैमेज होती जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें रिजिडिटी और ट्रिमर की कंडीशन आ जाती है। रिजिडिटी मीन्स होता है कि मसल्स का सख्त हो जाना, मतलब टाइट हो जाना, और ट्रिमर में क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स हिलते हैं। अब इटियोलॉजी मीन्स होता है कि कोई भी डिसीज़ है वो कैसे कॉज हो रही है, किन कारणों के कारण कॉज हो रही है। अब इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, परंतु कुछ फैक्टर्स हैं जो पार्किंसन डिसीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। पहला हमारा आता है कि जेनेटिक फैक्टर। ये जेनेटिक फैक्टर होता है जो सभी डिसीज़ में एक कॉमन कॉज होता है, इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है। अब हमारी एडवांसिंग एज, जब मैंने आपको बताया था कि जो पार्किंसन डिसीज़ होती है वो ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में पाई जाती है। ओल्ड एज वाले पेशेंट्स वो होते हैं जिनकी मतलब 60 से ऊपर की उम्र हो जाती है। अब हमारी हेड इंजरी, जब हमारे हेड में किसी भी कारण से चोट लग जाती है जिस कारण वहाँ पर ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, और जब ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो पार्किंसन डिसीज़ कॉज हो जाती है। अब हमारी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे कि न्यूरोलेप्टिक एंड एंटीमेटिक, जो इस डिसीज़ को कॉज कर सकती हैं। अब हमारा फिफ्थ है लो प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका जो बैलेंस होता है बिगड़ जाता है, जिनके कारण ये डिसीज़ कॉज होती है, जिसमें क्या होता है कि डोपामिन का प्रोडक्शन लो हो जाता है, जो हमारी जो वॉलेंटरी मूवमेंट होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब हमारी पार्किंसन डिसीज़ की पैथोजेनेसिस, मतलब पार्किंसन डिसीज़ है वो हमारी बॉडी में कैसे कॉज हो रही है, मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम इसके बारे में अब स्टडी करेंगे। जो देखो, पहला है हमारा एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब कि जो पार्किंसन डिजीज़ है उसमें इसको कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मैंने आपको बता दिए थे अभी। अब जिसमें हमारा मेन होता है कि लो प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। जो डोपामिन होता है उसका लो प्रोडक्शन हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में डोपामिन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज़ होता है। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी में डोपामिन कम रिलीज़ होगा तो डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन। ठीक है, जब हमारी डोपामिन कम मात्रा में रिलीज़ हो जाता है तो डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि इनका एक बैलेंस होता है, एक लिमिट होती है, जब वो लिमिट से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो डिसीज़ कॉज हो जाती है। अब इनके कारण क्या होता है, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ब्रेन तक ले जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो मोटर कंट्रोल अफेक्ट, इसके कारण क्या होता है कि मोटर कंट्रोल अफेक्ट हो जाता है। अब मोटर न्यूरॉन्स वे होते हैं जो ब्रेन से सिग्नल ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, मतलब कि ब्रेन से सिग्नल्स को ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। जब उन्हीं में कोई दिक्कत हो जाती है तो सिग्नल्स पहुंचने में प्रॉब्लम हो जाती है।
अब इसके कारण मोटर कंट्रोल इफेक्ट होने के बाद क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो उसमें कुछ लक्षण शो होते हैं, जैसे कि ट्रिमर, रिजिडिटी एंड ब्रैडिकाइनेसिया। ट्रिमर मीन्स होता है शेकिंग ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का हिलना, और रिजिडिटी मीन्स होता है सख्त, जो हमारी मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, और ब्रैडिकाइनेसिया वॉलेंटरी मूवमेंट का स्लो हो जाना, और जिसके बाद पार्किंसन डिसीज़ कॉज हो जाती है। जब हमारी बॉडी में पार्किंसन डिसीज़ कॉज हो जाती है तो कुछ सिम्टम्स शो होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इनको क्या कहते हैं हम, सिम्टम्स, मतलब लक्षण, रोग के लक्षण, जिनके द्वारा हम किसी भी डिसीज़ को पहचान सकते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्लो मूवमेंट। जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका स्लो मूवमेंट हो जाता है। सेकंड, ट्रिमर, बॉडी पार्ट्स हिलते हैं धीरे धीरे। थर्ड, लो वॉल्यूम ऑफ स्पीच, बड़ी बोलने में परेशानी होती है। और ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा, मतलब जैसे जैसे डिसीज़ कॉज होती है हमारी जो सलाइवा होती है वो हमारे मुंह से टपकने लग जाती है, जो सलाइवा का प्रोडक्शन हो जाता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब कॉन्स्टिपेशन भी एक इसका मेन लक्षण होता है। अब डिप्रेशन, जब हमारी ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाती हैं तब डिप्रेशन की कंडीशन भी कॉज हो जाती है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अब हम डिसीज़ को विदाउट मेडिसिन से कैसे ट्रीट करते हैं। अब पार्किंसन डिसीज़ में लाइफस्टाइल को चेंज करके ट्रीट किया जाता है। मतलब जो पार्किंसन डिसीज़ होती है उसमें जो हम डेली लाइफस्टाइल में जो भी वर्क करते हैं उसमें चेंजेस के द्वारा इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब पर्याप्त नींद लेकर, जब हम अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में नींद लेते हैं, अच्छी तरह सोते हैं, तो डिसीज़ के कम होने के चांस होते हैं। अब एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करने के कारण भी ठीक कर सकते हैं। अब हेल्दी डाइट, जब हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छी तरह से वर्क करने लग जाते हैं, बॉडी की फंक्शनिंग भी अच्छी तरह से होने लगती है, बॉडी की ग्रोथ भी अच्छी तरह से होती है। अब स्पीच एंड फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और फिजिकल थेरेपी के द्वारा भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और वॉलंटरी मूवमेंट स्लो हो जाता है। इसके कारण हम सिकाई थेरेपी के द्वारा भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब मेडिसिन के द्वारा हम इस डिसीज़ को कैसे ट्रीट करेंगे। पहला हमारा डोपामिन प्रिकर्सर, जिसमें हमारी ड्रग होती है लीवोडोपा, और डोपामिन रिलीज एमेंटिडिन, जो डोपामिन को रिलीज करती हैं वो ड्रग एमेंटिडिन होती है। और थर्ड हमारी डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, जिसमें हमारी क्या होती है कि ब्रोमोक्रिप्टिन और ल्यूसिराइड और परगोलाइड, ये ड्रग्स होती हैं। अब मोनोअमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जो मोनोअमीनो ऑक्सीडेज होता है उसको इनहिबिट करने वाली ड्रग्स ये हैं कि सेलिगिलिन और रेस्गिलाइन etc। और हमारी COMT, कैटेकॉल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, जिसमें हमारी टेलियोपोन और इंटाकेपोन ड्रग होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हमारे यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट होते हैं जो हमारी डी फार्मा कर रहे हैं उनको नोट्स बनाने में और कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। थैंक यू।